A very good morning students, welcome to another class. Molecular basis of inheritance के अंडर हमने अभी तक अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझ लिया है. हमने बात की थी लास्ट क्लास में जेनेटिक कोड की और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ 64 कोड्स में से 61 कोड्स जो सेंस कोड कोडॉन्स हैं वो किन अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं उसको भी लर्न किया था. वहां पर एक टॉपिक बच गया था, अब हम उसको कंप्लीट करते हैं. सो दैट इज वॉबल हाइपोथेसिस. मैंने इसका हिंट आपको लास्ट क्लास में ही दे दिया था. क्या बताया था आपको कि इसको अच्छे से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. स्टूडेंट सपोज करिए हम प्रोलिन अमीनो एसिड की बात करें तो प्रोलिन इज कोडेड बाय सीसीसी, सीसीयू, सीसीए, सीसीजी. दे ऑल कोड्स फॉर प्रोलिन अमाइनो एसिड. ठीक है, या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जैसे जी 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 ए जी जी सी जी जी यू. दे ऑल कोड फॉर, याद है लास्ट वाला ब्लॉक, दैट इज ग्लाइसिन अमाइनो एसिड. यानी कि अगर आपको फर्स्ट 2 बेस पता है, मैं सीसी लिख दूं, थर्ड नहीं लिखा मैंने, तो क्या फर्क पड़ेगा कि कौन सी है थर्ड बेस? चाहे वो सी हो, यू हो, ए हो, जी हो, सब में ही कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? प्रोलीन. ऐसे अगर जी जी आपको पता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कि जी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, यू कौन सी वाली? नहीं पड़ेगा. एक और एग्जाम्पल देती हूं, यू यू, राइट ना, यू 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 और यू यू सी ये दोनों कोड कर रहे थे फिनाइल एलानिन के लिए, राइट. लेट मी राइट फिनाइल एलानिन, जबकि यू यू ए एंड यू यू जी ये दोनों कोड कर रहे थे ल्यूसिन के लिए. यहां पर अगर मैं आपको यू यू लिख दूं और आपसे पूछूं, थर्ड बेस नहीं बताई, और आपसे पूछूं बताइए ये कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, क्या आप मुझे कंफर्म बता सकते हो? आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि अगर यहां यू या सी आ गया तो फिनाइल एलानिन बनेगा, ए और जी में से कुछ आया तो ल्यूसिन बनेगा. यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अमीनो एसिड स्पेसिफिक नहीं है. आपको तीनों नाइट्रोजन बेस पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कौन सा अमीनो एसिड है. बट इस कंडीशन में आप बहुत इजीली सिर्फ 2 नाइट्रोजन बेस, जो फर्स्ट और सेकंड नाइट्रोजन बेस है, उसके सीक्वेंस से ही आप स्पेसिफिक बता सकते हो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा. यही है वॉबल हाइपोथेसिस. एक्चुअली वॉबली का क्या मतलब होता है? वॉबली मतलब जिसकी उठा पटक इधर उधर कर सकते हो. तो अगर इस केस में आपको सी सी दे रखा है तो यहां आप कोई भी उठा पटक करो, आप सी लगाओ, यू लगाओ, ए लगाओ, जी लगाओ, कुछ भी लगाओ, सेम अमीनो एसिड बनेगा. तो ये वाले अमीनो एसिड्स किसको फॉलो कर रहे हैं, या ये कोडॉन्स किसको फॉलो कर रहे हैं? वॉबल हाइपोथेसिस को. और ये जो थर्ड पोजीशन है जो वेरिएबल है, चेंजेबल है, फिर भी अमीनो एसिड पर फर्क नहीं पड़ रहा, इसे वॉबल पोजीशन कहते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस राइट दिस और फिर हम पढ़ेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है. सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय, किन्होंने बताया था स्टूडेंट्स? फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने सेंट्रल डॉगमा भी दिया है, और क्रिक एंड वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए भी दिया था. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द स्पेसिफिसिटी ऑफ कोड, यानी कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, ये उसकी स्पेसिफिसिटी है. द स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडॉन इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसिस इज डिटरमाइंड बाय फर्स्ट 2 नाइट्रोजिनस bases, right? That means the third nitrogenous base does not affect the expression of codon. यानी थर्ड बेस कोई भी हो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कोडॉन कौन से अमीनो एसिड में एक्सप्रेस करेगा. इट डज नॉट अफेक्ट थर्ड बेस.
This third position is called wobbly position. Alright? Bubbly नहीं, wobbly position. So wobbly position कौन सी है? अगर आपको ये अमीनो एसिड दे दिया जाए, ये कोडॉन, और पूछे wobbly position कौन सी है, तो ये थर्ड वाली हमेशा wobbly position, the third nitrogenous base position. All right, so this is very very important that the specificity is determined by first two. और इसके ये दो एग्जाम्पल्स हो गए जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. but all codons do not follow this. और ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए. ये एक एग्जाम्पल है विच डू नॉट फॉलो. ऑलराइट, सो अब मैं यहां लिख देती हूं ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वॉबल हाइपोथेसिस, और ये क्या है, डज नॉट फॉलो वॉबल हाइपोथेसिस. अब देखिए, एक स्टेटमेंट आता है जो काफी बार समझ में नहीं आता है, हम कोशिश करते हैं उसको समझने की. वो स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट वॉबल हाइपोथेसिस अलाउज द economy of tRNA during प्रोटीन सिंथेसिस. क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं. इकोनॉमी का क्या मतलब है, इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए. अगर कोई इंसान अपने पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है, 1 रुपए जहां खर्च करने से काम चल जाएगा, स्पेंड करने से, वहां पर वो 5 रुपीज स्पेंड नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट पर्सन इज वेरी इकोनॉमिकल. बहुत इकोनॉमिकल है वो, राइट. ऐसे ही इस वॉबल हाइपोथेसिस के कारण जो साइटोप्लाज्म में टीआरएनए है या जो बन रहे हैं टीआरएनए न्यूक्लियस में, उनका नंबर काफी कम रहता है. समझना, मान लीजिए अब टीआरएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद है, हम इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से. मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूं. यहां पर अमीनो एसिड ज्वाइन होगा. कौन सा अमीनो एसिड होगा ये कौन डिसाइड करेगा, एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन किसको रीड करता है, कोडॉन ऑन एमआरएनए. सपोज करो ये एमआरएनए पे कोई भी एक कोडॉन है, मान लीजिए ये कोडॉन है CCC. तो बहुत सारे टीआरएनए घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में सब तरह के टीआरएनए हैं, सब तरह के एंटीकोडॉन लेकर जो आए हैं, बहुत सारे टीआरएनए घूम रहे हैं. उसमें से एक टीआरएनए है जिसके पास GGG एंटीकोडॉन है. इसने इस कोडॉन को पहचान लिया, अपने जोड़े को, पेयर को, कपल को पहचान लिया. इसको पता चल गया कि ये CCC है, ये मेरा जोड़ीदार है, और अब मुझे साइटोप्लाज्म से प्रोलीन अमीनो एसिड उठाकर लाना है और वो जुड़ेगा, वो ऐड होगा इस पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन में. ऑलराइट, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझिएगा आप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सपोज करो कि यहां पर ये वॉबल हाइपोथेसिस वगैरह कुछ भी नहीं है और ये CCU है. अब ये जो टीआरएनए है ये इसको पहचानेगा क्या, अगर ऐसा एंटीकोडॉन है, नहीं पहचानेगा. ये नहीं पहचानेगा इसको, क्योंकि इसको तो CCC मालूम है, ये नहीं पहचानेगा. और ये बोलेगा कि नहीं भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, मैं अमीनो एसिड नहीं लेकर आऊंगा, आप तो दूसरा ढूंढो GGA वाला. अब वो पता नहीं कब आएगा, GGA ढूंढो, तब जाके प्रोलीन जुड़ेगा, जबकि ये भी तो काम कर सकता है ना, क्योंकि ये प्रोलीन लाने वाला ही तो टीआरएनए है. तो अगर ये वॉबल हाइपोथेसिस को टीआरएनए समझते हैं तो वो जानते हैं कि चाहे CCC हो, CCU हो, CCG हो या CCA हो, सभी को प्रोलीन की जरूरत है. तो GGG वाला एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए ही इन चारों की मदद कर देगा.
तो 4 कोडॉन के लिए हमें एक ही टीआरएनए सफिशिएंट है। एमआरएनए में जितनी भी बार ये चाहे आ जाए, एक तरह का टीआरएनए ही काफी है। तो 4 के लिए 4 कोडॉन सीसीसी, सीसीयू, सीसीजी, सीसीए के लिए वैसे हमें 4 टाइप के टीआरएनए लगते, अलग अलग एंटी कोडॉन वाले, पर यहां 4 का काम एक ही टीआरएनए कर दिया। यानी जहां 4 टीआरएनए चाहिए थे, अब वहां एक ही चाहिए। ये तो इकोनॉमिकल हो गया, वरना क्या होता, साइटोप्लाज्म में कितने सारे टीआरएनए होते। हमें तो मतलब है प्रोटीन बनाने से, हम तो चाहते हैं टीआरएनए कम हो पर हमारा काम हो जाए, वो काम ऐसे होता है। ऑलराइट, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 टीआरएनए एंटीकोडॉन recognizes more than 1 कोडॉन। इसी वॉबल हाइपोथेसिस के कारण उसको मालूम है टीआरएनए को कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसिस पे ध्यान देना है। अगर वो सीसी हैं तो मैं प्रोलीन ले आऊंगा, भले ही थर्ड कुछ भी हो। राइट, कितना इंटेलिजेंटली बनाया है आप देखिए। ऑलराइट, सो ये उसका एक एग्जांपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉबल हाइपोथेसिस। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वील टॉक मोर। स्टूडेंट्स आइए 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं देखती हूं आपको पुराना कितना याद है। लेट्स सॉल्व 1 क्वेश्चन। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, द लेंथ of DNA composed of 12 न्यूक्लियोसोम्स। कैसे करोगे बताओ? याद है आपको 1 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आते हैं डीएनए के? 200। सो 1 न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, और यहां कितने न्यूक्लियोसोम है? 12। सो 12 न्यूक्लियोसोम हैज 12 into 200 बेस पेयर डीएनए, दैट इज 12 2 2400 बेस पेयर। एक आंसर 2400 होता है। यहां क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमसे डीएनए की लेंथ पूछी है, कितने बेस पेयर्स है वो नहीं पूछा है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स दैट the distance between 2 nucleotides, the distance between adjacent nucleotides या base pairs एक ही बात है, कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। राइट, सो 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 है, तो 2400 के बीच में कितना होगा? Distance between 2400 base pair is equal to 3.4 into 2400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर, कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 8160 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ अ सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमें नहीं पता आरएनए है, डीएनए है, क्या है, बस कोई जेनेटिक मटेरियल है, इज गिवन बिलो, इज गिवन बिलो। मैं सीक्वेंस लिख रही हूं, देखिएगा। ए जी जी सी ए टी, सॉरी, ए जी सी, ये सीक्वेंस है। और क्या पूछा है हमसे? दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू, आपके ऑप्शंस हैं एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या डीएनए। बताइए, व्हाट इज योर आंसर? पहली बात तो आरएनए और डीएनए में कैसे डिफरेंस करते हैं? डीएनए में थाइमिन दिखती है और आरएनए में यूरेसिल। यहां तो ना थाइमिन है ना यूरेसिल है, तो एक्चुअली हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं कि ये डीएनए है या आरएनए है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये कुछ भी हो सकता है,
हमें नहीं पता, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें और सीक्वेंस देखना पड़ेगा। जैसे ही टी नजर आ गया हमें पता है ये डीएनए है, या यू नजर आ गया तो ये आरएनए है। कौन सा आरएनए है वो तो हम तब भी पता नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमें उसका शेप, वेट, वो सब कुछ पता हो। ठीक है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्लीज नोट दिस। स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और ये जेनेटिक कोड पर ही बेस्ड है। हमने ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। लेट्स सी। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग mRNA सीक्वेंस। क्या है mRNA सीक्वेंस? देखिए, AUG AGC। अब एक्चुअली तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कॉमा लेस होते हैं, हमें पता है, बट मैं थोड़ा सा गैप देके लिख रही हूं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। राइट, सो AUG AGC UCC AUC GUG AUU UAG, और एक और लिखते हैं, लेट्स से AAA। ये हो गया 3 प्राइम एंड। ये एक mRNA का सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ कोडॉन्स इफ जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जो हमने पढ़ा है, होता है एक्चुअली नॉन ओवरलैपिंग ही होता है। और सेकंड है, जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये ओवरलैप नहीं करते। यानी कि एक कोडॉन सेकेंड कोडॉन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, थर्ड कोडॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। सो टोटल देयर आर 8 कोडॉन्स इफ दे आर नॉन ओवरलैपिंग। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ओवरलैप करेंगे तो कैसे होगा? देखो ध्यान से, ये तो हो गया 1। अब ये अगला ओवरलैप करेगा, सो ये सेकंड। अब ये ओवरलैप करेगा तो थर्ड, 3 के ही बनेंगे। फिर ये पूरा फोर्थ, अब फिफ्थ, सिक्स्थ, देन ये सेवेंथ, देन एट्थ, 9, 10, देन 11, 12, 13। आ रहा है? आज बनाकर देखना है घर पे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये तो मैंने आपको तरीका बताया बनाने का, ताकि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाएं तो आपको आना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ कोडॉन्स इफ ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग में तो कुछ भी नहीं है, 3 को गिनते जाओ। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है n-2। क्या है ये n? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस गिवन। ये है फॉर्मूला। कितनी नाइट्रोजिनस बेसेस हैं? 8 इंटू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। वैसे भी कर सकते हो आप, 3, 3, 3 है और 8 कोडॉन्स है, तो 8 3 24। तो इसकी अगर हम बात करें, सो टोटल 24 नाइट्रोजन बेसेस है। बस -2 कर दो, 22 आंसर आ गया। और कैसे आया है वो लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है। सो ये दोनों आंसर्स हो गए। ऑलराइट, नाउ सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग पे। प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए
कि फॉर्मुलेज तो आने ही चाहिए, वी हैव टू सेव टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, बिकॉज इतने सारे टोटल फॉर्मूले हो जाते हैं कि कई बार हमें याद नहीं रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व करना सीखें। नाउ अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, बट उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज जीन म्यूटेशंस। छोटा सा क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसका मेजर पार्ट मैं लास्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में पढ़ा चुकी हूं। वहां जब मैंने आपको म्यूटेशंस पढ़ाए थे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, तब हमने डिटेल में डिस्कस किया था, बट इसका एक पार्ट मैंने तब नहीं पढ़ाया था जो मैं आज बताऊंगी, और प्लस एक बार हम एक और इंपॉर्टेंट पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। अब मैं लिख नहीं रही हूं, बट हमें पता है म्यूटेशंस क्या होते हैं? सडन, रैंडम, डायरेक्शनलेस चेंजेस इन डीएनए। डीएनए में जब चेंज होगा अगर, तो नेचुरली आरएनए भी डिफरेंट बनेगा और प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा, क्योंकि अमीनो एसिड डिफरेंट कोड होगा। ये एक सिंपल सी बात है। अब जीन म्यूटेशंस जो हैं, उसको एक उसका क्लासिफिकेशन का बेसिस ये है कि डीएनए में ऑल्टरेशन होता है, ध्यान रखिए, तभी आरएनए अलग बनता है। नाउ फर्स्ट टाइप इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं लास्ट चैप्टर में, बट हम एक बार इसको फिर भी लेंगे। क्या मतलब है यहां पर? यहां पर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, और स्टेटमेंट में एनसीईआरटी वाला ही ले रही हूं। लेट्स से राम हैज रेड कैप, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये एक कोडॉन हो गया 3 बेसिस का, ये एक कोडॉन, थर्ड कोडॉन, फोर्थ कोडॉन, और ये कोई भी एक एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, और अगर ये एक जेनेटिक कोड है तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बन रहा होगा, पॉलीपेप्टाइड बन रहा होगा, जिसमें ये 4 अमीनो एसिड्स हैं। नाउ सपोज करिए कि मैं यहां पर एक बी ऐड कर दूं, अब क्या होगा सिचुएशन? RAM, ये तो सेम रहा, ये भी सेम है, बट अब यहां बी आ गया है, और कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगी, क्योंकि कोडॉन ट्रिपलेट ही है। तो अब ये क्या हो जाएगा? BRE, ये तीनों अब साथ में कोड होंगे, सो DCA, और P अलग हो गया। अभी भी 4 कोडॉन्स हैं, अब ये तो कोई काम का ही नहीं रहा, बट ये जिस अमीनो एसिड को बना रहा है, हो सकता है ये उसको नहीं बना रहा हो, कोडॉन चेंज हो गया, यहां भी कोडॉन चेंज हो गया, तो 2 अमीनो एसिड्स चेंज हो गए, यानी कुछ अलग ही प्रोटीन बन रहा है, यानी कुछ और ही एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही तो म्यूटेशन है। या मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, मैं यहां पे अब साथ में I भी ऐड कर दूं, एक और मैंने बेस ऐड कर दी। अब क्या सिचुएशन है? राम हैज, ये तो सेम है, और अब यहां क्या होगा? BIR, ये एक कोड हो गया, EDC एक कोड हो गया, AP अलग हो गए, ये फिर कोई अलग अलग ही अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे, अलग ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है। यानी इस केस में पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, इधर भी पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। किस पॉइंट के बाद फ्रेम शिफ्ट हो रहा है? रीडिंग किसके बाद शिफ्ट हो रही है? जहां इंसर्ट किया है उसके पहले का हिस्सा तो सेम है, सेम अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, बट उसके बाद रीडिंग चेंज हो गई। यहां कैसे रीड कर रहे थे? REDCAP, अब कैसे यूज कर रहे हैं? BREDCA, फिर BIREDC, ऐसे। तो हमारी रीडिंग चेंज हो जाती है फ्रेम की, ये एक फ्रेम है, इसकी चेंज हो जाती है कहां से? जहां इंसर्शन हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूं, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने यहां पर एक और G बेस ऐड कर दी। अब क्या होगा? ये तो सेम है, राम हैज, अब ये हो गया बिग, और अब ये वापस हो गया रेड एंड कैप। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आप 1 या 2 बेस को चेंज करते हो तो रीडिंग ऑफ द फ्रेम इज चेंज्ड, बट अगर आपने 3 बेसिस को ऐड कर दिया, तो एक नया कोडॉन ऐड कर दिया, तो रीडिंग चेंज नहीं हुई है, ये अमीनो एसिड्स तो एज इट इज बन रहे हैं, बट हाँ एक और अमीनो एसिड बीच में लग रहा है, तो नेचुरली प्रोटीन तो चेंज हो रहा है, सो डेफिनेटली फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तो चेंज हो सकता है, म्यूटेशन तो है, पर रीडिंग ऑफ फ्रेम, ये वाला फ्रेम ऐसा का ऐसा है। ऑलराइट, सो
जनरली बुक्स में क्या लिखा होता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब एक ही बेस ऐड हो रही है या डिलीट, अभी हम समझेंगे। एक ही, अगर एक ही हो रही है स्टूडेंट, तो ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। फ्रेम शिफ्ट का सिंपल सा मतलब है 1, 2, 3 कितने भी इंसर्शंस हो सकते हैं। अगर 3 बेसिस का हुआ है तो एक नया कोडॉन ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, हम अभी देखेंगे, तो रीडिंग ऑफ द फ्रेम इज नॉट चेंज्ड, राइट। सो अब मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं इसके बारे में, दैट one or more nitrogenous bases or nucleotides are inserted or deleted, leading to change in reading of frame, फ्रेम की रीडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। अब पहले मैं आपको डिलीशन करके दिखाती हूं, वो भी हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें से अब हम आर को डिलीट करते हैं। पहले मैं दोबारा लिखती हूं इसको, राम हैज रेड कैप। अब आप डिलीट हो रही है, म्यूटेशन है, ये आर डिलीट हो गया, क्या होगा? राम एज इट इज है, हैज भी एज इट इज है, आर हट गया तो ई, डी और सी इधर आ जाएगा, एपी, ये किसी काम का नहीं रहेगा। प्रोटीन चेंज हो गया, अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया। अब हम ई भी हटा रहे हैं, आर तो हट ही चुका है, अब आर और ई दोनों हटा रहे हैं, क्या हो जाएगा? राम हैज एज इट इज है, डी सी ए एक साथ है और पी अलग हो गया। अभी भी अमीनो एसिड चेंज है, प्रोटीन अलग बन रहा है। अब हम इस डी को भी हटा देंगे, आर ई तो हटा ही चुके हैं, पूरा रेड हटा देंगे। सो राम हैज तो एज इट इज है, और अब ये एज इट इज हो गया कैप। देखिए वापस से जैसे ही 3 डिलीट करी, एक पूरा कोडॉन डिलीट हो गया, ये रेड वाला, तो अमीनो एसिड्स वैसे हैं, ठीक है। चेंज इन रीडिंग ऑफ फ्रेम फ्रॉम दैट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। जिस जगह इंसर्शन किया है या डिलीजन किया है, वहां से चेंज हो जाता है, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स न्यू टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे, जो बनने चाहिए थे वो बनेंगे नहीं, और इसके कारण से म्यूटेशन होगा, सारी गड़बड़ियां होंगी। सो इट मे बी लीथल, ये खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 1 बेस ऐड या डिलीट हुई है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही है, बट कैसा वाला? पॉइंट म्यूटेशन, ऑलराइट। नाउ द सेकेंड टाइप इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये भी हमेशा पॉइंट म्यूटेशन ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये भी पॉइंट म्यूटेशन है, ये भी पॉइंट हो सकता है अगर एक ही पॉइंट पे एडिशन या डिलीशन हुआ है। चलिए, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? यहां पर हम एक फ्रेम में कोई नई बेस ऐड या डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। प्यूरिन ए थी, उसकी जगह जी हो गई, दूसरी प्यूरिन हो गई। पिरामिडीन थी, उसकी जगह दूसरी पिरामिडीन आ गई। जैसे टी थी डीएनए में, तो सी आ गई। अब नेचुरली जब आरएनए बनेगा तो यू और सी ऐसे चेंज होगा, ठीक है। सो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एडिशन या डिलीशन नहीं कर रहे, इंसर्शन या डिलीशन नहीं कर रहे हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 1 नाइट्रोजनस बेस इज सब्स्टिट्यूटेड। जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है ना, आप बीमार हो तो दूसरे, बीमार तो मत बोलो, आप घूमने गए हुए हो तो किसी दूसरे स्टूडेंट को आपकी जगह रोल प्ले दे दिया, वैसा 1 nitrogenous base is substituted by another. Of course, इसमें भी अमीनो एसिड्स का चेंज हो सकता है, so this also may be lethal. पर यहां पर complete reading of frame is not changed.
समझिएगा, बहुत सिंपल है समझना। मैंने वहां भी एग्जाम्पल दिया था, द फैट कैट एट द रैट, मोटी बिल्ली ने चूहे को खाया। तीन कोडॉन्स हैं, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। अब यहां पर अगर आप कुछ ऐड करते तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता, डिलीट करते पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता उस पॉइंट के बाद। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया, इस बी की जगह सॉरी सी की जगह बी लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया द फैट बैट एट द रैट, यानी मोटे चमगादड़ ने चूहे को खाया। तो सारे अमीनो एसिड सेम बनेंगे, सिर्फ एक कोडॉन चेंज हुआ है तो एक ही अमीनो एसिड डिफरेंट होगा। डेफिनेटली प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगा, बट पूरा शिफ्टिंग नहीं हुई फ्रेम की। जबकि यहां क्या हो रहा था, देखिए ऐड करने पर या डिलीट करने पर पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो रहा था, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रीडिंग ऑफ फ्रेम इज नॉट चेंज्ड, ऑलराइट। नाउ ये भी दो टाइप का होगा, हम पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। या तो एक प्यूरिन की जगह दूसरी प्यूरिन आ जाए, या एक पिरामिडिन की जगह दूसरी पिरामिडिन आ जाए, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। अच्छे से याद होना चाहिए, खूब क्वेश्चंस आते हैं, हमने सॉल्व भी किए थे। सब्स्टिट्यूशन ही है पर कौन सा वाला, ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन में क्या होगा, इफ प्यूरिन इज म्यूटेटेड टू प्यूरिन, एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से म्यूटेट हो गई, कैसे, AUG ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, हम जानते हैं, स्टार्ट कोडॉन। प्यूरिन पहली वाली, ये प्यूरिन चेंज हो गई दूसरी प्यूरिन से। दूसरी प्यूरिन कौन सी होती है, दो ही तो होती है, एडेनाइन और ग्वानिन। तो ये G से चेंज हो गई। और JUG किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, वैलीन के लिए कोड करता है, तो अमीनो एसिड चेंज हो गया, राइट। नाउ इफ पिरामिडीन इज म्यूटेटेड टू पिरामिडीन और बाय अनदर पिरामिडीन, कैसे, सेम एग्जांपल लेके दिखाती हूं आपको। ये सेकंड वाला U एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, AUG का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सिंपल है, याद रखना, क्योंकि 12th में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब U की जगह मुझे दूसरी पिरामिडीन लगानी है, कौन सी होती है, G। सो ये हो गया, सॉरी C, ACG, और ACG कोड है थ्रियोनीन अमाइनो एसिड के लिए, तो ये चेंज हो गया। तो प्यूरिन से प्यूरिन या पिरामिडीन से पिरामिडीन अगर चेंज हो रहा है तो उसे ट्रांजिशन, N आएगा, ट्रांजिशन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक पॉइंट पर हो रहा है, यहां भी एक बेस चेंज हुई है। दूसरा, प्यूरिन की जगह पिरामिडीन या पिरामिडीन की जगह प्यूरिन आ जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन पहला कंडीशन लिखते हैं इसमें, प्यूरिन इज म्यूटेटेड टू पिरामिडीन। सेम एग्जांपल से देखते हैं, AUG ये कोड कर रहा है मिथ्योनिन के लिए, अब हमें रट चुका है, इसमें प्यूरिन पहला है A, इसकी जगह पिरामिडीन कर देते हैं, पिरामिडीन, प्यूरिन नहीं पिरामिडीन। पिरामिडीन कौन सा लगा देते हैं, CUG लगा देते हैं, और CUG जो है ये कोड करेगा CU, जिसमें U बीच में आता है, U बीच में आएगा, और C वाले ये है ल्यूसिन, वो ट्रिक्स के कारण याद हो जाता है। U सेंटर में, सेकंड वाला U, यानी फर्स्ट ट्रिक मैंने ध्यान करी, और फर्स्ट ट्रिक में शुरू के 2 फिनाइल एलेनिन थे और अगले 6 ल्यूसिन थे, टीलू ये ट्रिक थी, तो उससे मैंने इसको लिख दिया। चलिए अब, या दूसरा, पिरामिडीन इज म्यूटेटेड टू प्यूरिन, सेम एग्जांपल लेते हैं, AUG दिस कोड्स फॉर मिथ्योनिन। अब इसमें पिरामिडीन कौन सा है, ये U, इस U को मैंने रिप्लेस कर दिया प्यूरिन से। कौन से प्यूरिन से, A से भी कर सकते हैं, G से भी कर सकते हैं, सपोज हमने G से कर दिया, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि इन जनरल जीन म्यूटेशंस को कई बार पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां तो एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं, एक प्यूरिन प्यूरिन से, या एक पिरामिडीन पिरामिडीन से, या एक प्यूरिन पिरामिडीन से, या एक पिरामिडीन प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट हो रही है, तो ये तो डेफिनेटली पॉइंट म्यूटेशन है। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि अगर फ्रेम शिफ्टिंग में भी
एक बेस इंसर्ट या डिलीट हुई है तो वो भी पॉइंट म्यूटेशन है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मैं होती थी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी कि जीन म्यूटेशन को इन जनरल पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं, और जब एक से ज्यादा बेसेस इंसर्ट या डिलीट हो रही हैं तो उसे ग्रॉस म्यूटेशन, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रॉस म्यूटेशन। सो एनीवेज यहां पर तो हो रहा है इंसर्शन एंड डिलीजन, और यहां पर हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, जस्ट नोट दिस स्टूडेंट्स। यहां पर एक करेक्शन हम पहले कर लेते हैं। ये वैसे तो AGG भी हो सकता है, आप याद कर लेना, बट मुझे जो याद है अच्छे से AAG, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर लाइसिन। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ये भी जीन में म्यूटेशंस हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो हमने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने आपको AUG को कन्वर्ट किया है, तो ये RNA में म्यूटेशन कम होते हैं। म्यूटेशन किस में होता है? DNA में। तो एक्चुअली DNA का टेम्पलेट में चेंज हुआ होगा, उसके कारण से RNA जब बना तो चेंज हो गया। बनना था AUG mRNA पे, पर बन गए कोई और। नाउ लेट्स सी अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग जीन म्यूटेशंस और पॉइंट म्यूटेशन। अब समझ में आया जीन को क्यों पॉइंट म्यूटेशन कह रहे हैं और पॉइंट म्यूटेशन क्या तरीका है। मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूं पहले, राइट। वो है, सीक्वेंस लिख देती हूं मैं यहां पर, AUG UUU UA या UGG कर देते हैं, कुछ भी कर दीजिए, UGG एंड देन GUG और लेटर सपोज यहां पर है CCC, ठीक है, इसको GGG लिख देते हैं, GGG। अब हमें पता है AUG कोड करता है मिथियोनिन के लिए, UUU फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडॉन फिनाइल एलानिन के लिए, UGG ये दोनों डीजेनेरेसी के एक्सेप्शंस थे ट्रिप्टोफैन के लिए, तो ये तो रटे ही होने चाहिए, GGG ग्लाइसिन के लिए और CCC प्रोलीन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट टाइप, इसे कहते हैं मिस सेंस। मिस मतलब ये लड़की वाला मिस नहीं है, मिस आपने कुछ मिस कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी। देखिए मिस सेंस म्यूटेशन क्या मतलब है। सपोज करिए ये AUG जो फर्स्ट नंबर है, यहां पर एक नाइट्रोजन बेस में चेंज हुआ, सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस में, इस A की जगह पर C आ गया, ठीक है। UG सेम रहा, ये कोड कर रहा था मिथियोनिन के लिए, बट ये होता है ल्यूसिन। याद है अभी अभी पढ़ा था, U बीच में है तो फर्स्ट वाली ट्रिक आएगी पीलू ल्यूसिन। अब आप मेरे को कहोगे कि मैम यहां A की जगह C आ रहा है, प्यूरिन की जगह पिरामिडीन आ रहा है, तो ये तो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की कैटेगरी में आएगा, ट्रांसवर्जन वाले। बिल्कुल सही है उसका एग्जाम्पल, डेफिनेटली, नो डाउट। बट ये हम एक और तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर एक बेस चेंज होने से एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए, ये अमीनो एसिड चेंज हो गया स्टूडेंट्स, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये CCC जो यहां वाला है लास्ट वाला, वहां म्यूटेशन होता और ये CCG हो जाता, तो CCC प्रोलीन अभी भी ये क्या है, C की जगह G, पिरामिडीन की जगह प्यूरिन, अभी भी ये सब्स्टिट्यूशन ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन है। बट क्या ये मिस सेंस है? नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्रोलीन के लिए कोड करते हैं। आया समझ? तो ये दो अलग अलग तरीके हैं क्लासिफाई करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे मिस सेंस। पूरा सेंस ही उल्टा हो गया, ये तो बना रहा था दिमाग लगा के मिथियोनिन और अब बन जाएगा ल्यूसिन। गड़बड़ हो गई, प्रोटीन गड़बड़ बनेगा क्योंकि अमीनो एसिड चेंज हो गया है। तो अब हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इफ बाय चेंज ऑफ वन
nitrogenous base, the amino acid is changed. सेंस ही गड़बड़ा गया, मिस सेंस। अब मैं सेकंड करके दिखाती हूं आपको, जो अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया। लेट्स से CCC, ये कोड करता है प्रोलीन के लिए, एक चेंज हुआ CCG या CCU, CCA, कोई भी एक चेंज हुआ, ये भी किसके लिए कोड कर रहा है? प्रोलीन के लिए। क्या इस अमीनो एसिड में, इस प्रोटीन में कोई फर्क आएगा? इसमें तो आ गया था, क्योंकि वैसे तो इस चेन में ये सीक्वेंस होना था, बट अब क्या सीक्वेंस हो गया है? ल्यूसिन और ये, तो ये तो अलग प्रोटीन बन गया। सो ये डेफिनेटली लीथल होगा, इट मे बी लीथल, इट मे बी लीथल। यहां क्या होगा? क्या यहां पर कोई चेंज आएगा? अभी भी लास्ट में क्या बनेगा? प्रोलीन ही बनेगा, सेम प्रोटीन बनेगा। तो इसमें तो कोई लिथैलिटी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम अमीनो एसिड अभी भी बन रहा है। इसे कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। इन दोनों का सेम सेंस है, ये भी प्रोलीन बना रहा है, ये भी बेचारा प्रोलीन बना रहा है। तो ये हो गया सेम सेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल, या साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया और पता ही नहीं चला। म्यूटेशन का पता कब चलता है? जब प्रोटीन अलग बने, उससे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो। यहां तो कुछ पता ही नहीं चला, बस अंदर ही अंदर खेल हो गया। ऑलराइट, सो इफ बाय चेंज ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस देयर इज no change in amino acid formed, no change in amino acid formed, no change, same sense, same बना रहे हैं, that is same amino acid is formed, भले ही बेस चेंज हो गई। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है। पिरामिडीन से प्यूरिन रिप्लेस हो रही है, पर ये मिस सेंस का नहीं, ये सेम सेंस का एग्जाम्पल है, राइट, एंड नॉट लीथल। इसमें कोई खतरा नहीं है, बट इनका एक इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, ये एवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। धीरे धीरे ऐसे चेंज होते जाएंगे और फिर आगे जाकर प्रोटीन्स चेंज होंगे, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स चेंज होंगे। सो दे प्ले रोल इन इवोल्यूशन। डिजीजेस अभी नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ऐसे ही प्रोटीन्स चेंज होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल देती हूं, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में सपोज करिए, अभी तो हमने इसको और इसको चेंज करके दिखाया है। मान लीजिए यहां पर चेंज हो, कैसा चेंज हो? ये जो UGG है, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, इसमें ये जो प्यूरिन है G, ये अनदर प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट हो जाए, A से। ठीक है, यहां मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूं, आपको पता चल जाए। ये भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। वो दोनों तो ट्रांसवर्जन, प्यूरिन पिरामिडीन से हो रहा है या पिरामिडीन प्यूरिन से हो रहा है, या प्यूरिन प्यूरिन से हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट ये क्या है? ये तो स्टॉप कोडॉन है, याद है, उल्लू गया आया, दिस इज अ स्टॉप कोडॉन। तो यहां ना तो अमीनो एसिड बदला है कि इसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड बन रहा है, ना ऐसा हुआ है कि इसकी जगह सेम यही वाला अमीनो एसिड बन रहा है, ना तो मिस सेंस है, ना तो सेम सेंस या साइलेंट है, या तो स्टॉप कोडॉन बन गया। अब देखिए ये कितना खतरनाक है, अभी बताती हूं आपको। इसे कहते हैं नॉनसेंस। अब ये कोई बेचारा नॉनसेंस नहीं है। नॉनसेंस मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं है। हमने कहा था ना स्टॉप कोडॉन्स को नॉनसेंस कोडॉन्स, इनमें कोई दिमाग नहीं होता, मतलब ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनाते, यहां पर आके प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। सो नॉनसेंस म्यूटेशन, सो मिस सेंस, सेम सेंस एंड नॉनसेंस। यहां पर क्या होगा? इफ बाय चेंज ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस देयर इज अपीयरेंस ऑफ, क्या बन जाए? कोई भी स्टॉप कोडॉन बन जाए, चाहे वो UGA हो, UAG हो या UAA। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, कुछ भी। अगर स्टॉप कोडॉन बन गया चेंज होने के कारण, तो उसे नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस वहीं रुक जाएगा। सो देयर इज अपीयरेंस ऑफ स्टॉप कोडॉन।
सो पहले में अमीनो एसिड चेंज हो गया, दूसरे में सेम अमीनो एसिड रहा, और तीसरे में तो अमीनो एसिड बनना ही बंद हो गए, स्टॉप कोडॉन आ गया। राइट, अब समझो क्या होगा। देखिए, इस कंडीशन में जो प्रोटीन बन रहा था उसमें अभी भी 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड्स थे। ये अलग बात है कि फर्स्ट पोजीशन पे मिथियोनिन की जगह ल्यूसिन आ गया था। इस कंडीशन में वही सेम 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन में, और कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्रोलीन का प्रोलीन ही रहा, बाकी सब तो सेम है ही, उनमें तो कोई म्यूटेशन हुआ नहीं। अब थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, ये चेंज हो गया स्टॉप कोडॉन में। अब जो प्रोटीन बनेगा उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे, 2 1 और 2, यहां पे आके तो खत्म, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक्ड, ये तो कन्वर्ट ही नहीं होंगे अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन बना ऑल्टर्ड, चेंज प्रोटीन बना सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स वाला। खतरनाक है क्या? बिल्कुल है, ये भी तो एबनॉर्मैलिटी है। सो इट मे बी लीथल, सिर्फ सेम सेंस वाला लीथल नहीं है, एवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहा है, बाकी दोनों ही खतरनाक है, डिजीजेस कॉज करते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स आफ्टर दिस पॉइंट। जहां भी ये म्यूटेशन हुआ है, जहां पर भी स्टॉप कोडॉन बन गया है, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस उसके आगे नहीं होगा, ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगा विथ लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मिस सेंस, सेम सेंस और साइलेंट एंड एंटी नॉनसेंस, नॉट एंटी सेंस, नॉनसेंस म्यूटेशन। यहां पर मिस सेंस म्यूटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक डिजीज है जिसे हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं क्विकली रिमाइंड करवा रही हूं। सो एग्जाम्पल ऑफ मिस सेंस म्यूटेशन याद है? आप में से कोई रिकॉल कर सकता है? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन की 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। बीटा चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें 6 पोजीशन पर आना चाहिए ग्लूटामेट, पर आने लगता है वैलीन। सो क्या पढ़ा था हमने इसमें? इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन देयर इज you can say replacement of glutamic acid or glutamate by valine। ग्लूटामेट की जगह वैलीन आ जाता है, 6th position of beta chain of hemoglobin। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी पोजीशन पर, किस चेन में, और कौन रिप्लेस होता है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ था देखते हैं। ये है डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, हमें पता है, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं स्ट्रैंड कि सारे म्यूटेशंस डीएनए में हो रहे हैं, तभी डिफरेंट ऑल्टर्ड चेंज्ड आरएनए बन रहा है, एमआरएनए यानी कोडॉन, और उससे फिर डिफरेंट अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। तो ये डीएनए है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से बनेगा जो कोडॉन है उससे अमीनो एसिड। ये है हमारा सेंट्रल डॉग्मा। अब इसमें क्या होता है, 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट की जगह क्या हो जाएगा, वैलीन। ऑलराइट, कैसे होता है स्टूडेंट्स देखते हैं। एमआरएनए में क्या चेंज होता है, GAG की जगह GUG, एक चेंज हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन भी है। एडेनाइन की जगह यूरेसिल, ये प्यूरीन की जगह पिरामिडीन, यानी इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ऑल्सो। सो डेफिनेटली टेम्पलेट में क्या रहा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। सो जी की जगह सी, ए की जगह टी क्योंकि ये तो डीएनए है, और जी की जगह सी। किसमें चेंज हो गया, सी, और यू की जगह
ए, यानी डीएनए में क्या हुआ है, डीएनए में टी की जगह सब्स्टिट्यूट हुआ ए, पिरामिडीन की जगह प्यूरिन, ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल, जिसके कारण से एमआरएनए में ये चेंज हुआ और उस कारण से अमीनो एसिड डिफरेंट बना और सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो रहा है इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में। बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है, बट उससे इतना सीवियर इफेक्ट आया कि सिकल सेल अनीमिया डिजीज हो गई। ऑलराइट, जस्ट नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, इसे हमने बहुत अच्छे से डिटेल में लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे सिर्फ एक कोडॉन चेंज होने से, और उस एक कोडॉन में भी एक्चुअली सिर्फ एक बेस चेंज होने से कितना मेजर डिफरेंस आ गया और कितनी खतरनाक लीथल डेडली डिजीज हो गई। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जीन म्यूटेशन। यहां पर कई बुक्स में म्यूटाजेंस जो फिजिकल लाइक टेम्परेचर या केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं वो भी यही पढ़ाए जाते हैं, बट उसकी डिटेल्स हमने बहुत अच्छे से विद इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लास्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कवर किया है। आप चाहें तो वहां के लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। सो अदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस प्लस म्यूटाजेंस, वो सब कुछ मैंने डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि इन नेचर, मतलब नॉर्मली हमें पता है देयर आर, बताइए कितने अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं? 20 अमीनो एसिड्स। कितने कोडॉन्स हैं? 64 पॉसिबल कोडॉन्स। और एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेसेस हैं? 3, ट्रिपलेट है। 3 नाइट्रोजन बेसेस इन 1 कोडॉन। ये हमें पता है, ये सच है, फैक्ट है। लेकिन यहां पर आपको एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? अज्यूम देयर आर। मैं 2 पार्ट्स में कराती हूं, पहले थोड़ा इजी फिर थोड़ा डिफिकल्ट। सपोज करिए कि एक एमआरएनए है जिसमें 5 टाइप की नाइट्रोजन बेसेस हैं। यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन एमआरएनए। हम जानते हैं कौन सी वाली 4 है? AUCG। लेकिन यहां आपको सिचुएशन ये दी जा रही है कि अज्यूम देयर आर, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। मान रहे हैं, होती तो 4 ही है, AUCG, मान लो 5 तरह की हैं। 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन mRNA, कोई भी 5 तरह की इन mRNA। और मान लीजिए कि एक कोडॉन 3-3 बेस का नहीं बना बल्कि 5-5 बेस का बना है। एंड देयर आर, या 2 बेस का कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन बनाते हैं पहले। देयर आर 2 बेसिस इन ईच कोडॉन, यानी कोडॉन ट्रिपलेट नहीं है, कोडॉन डबलेट है। देन कैलकुलेट और फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोडॉन्स पॉसिबल। कितने कोडॉन्स पॉसिबल है? कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लेट्स सी सॉल्यूशन। हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने कैसे फॉर्मूला निकाला था? 4 to the power n। 4 था जितने तरह की बेसेस हैं, जैसे 4 होती हैं हमारे में, और n था एक कोडॉन में जितने नाइट्रोजन बेस हैं। अगर 1 है तो हमने लिखा था 4 टाइप के कोडॉन्स बनेंगे, पॉसिबल कोडॉन्स। याद है आपको जब मैंने गैमो की हाइपोथेसिस एक्सप्लेन की थी? अगर 2 टाइप के हैं, डबलेट कोडॉन है और 4 टाइप की बेसेस ही हैं, तो 4 4 16। अगर 3 टाइप के 3 नाइट्रोजन बेस है एक कोडॉन में, जो गैमो की फाइनली थ्योरी थी, और 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस है AUCG, सो 4 into 4 into 4 64 कोडॉन्स पॉसिबल थे, राइट? और हमारे में 20 अमीनो एसिड्स को ये कोड करते हैं 64, एक्चुअली तो 61 करते हैं, 3 नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स। एनीवेज, ये हमने पढ़ा था और वहां मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहां पर ये n क्या है कि एक कोडॉन कितने बेसिस का बना है
और 4 क्या हो गया यहां पर कि कितने तरह की बेसेस हैं उस आरएनए में, एमआरएनए में। यहां हमें क्या दिया हुआ है, कंपेयर करते हैं, कितने तरह की बेसेस दी हुई है, 5, हमारे में 4 है, यहां 5 दिया हुआ है। और एक कोडॉन में कितने बेसेस हैं, यानी n कितना है, n इज इक्वल टू 2, डबलेट है, यानी 5 to the power 2, that means 5 multiply by 5, that means 25 codons possible। आया समझ कैसे इसको सॉल्व किया हमने? आप तो इसको याद रख लो, जितने टाइप की बेसिस हैं वो नीचे लिखा, और जितने बेसिस एक कोडॉन में है उसको टू द पावर n कर दिया, उतने टाइप के कोडॉन्स पॉसिबल है। आइए इसी का अब थोड़ा सा हार्डर पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। You can start solving questions from whatever books you have and whatever doubts you have, you can post at the doubt clinic। Second part इसका, second part में पूछा है, assume there are 7 types of nitrogenous bases। हमारे में 4 टाइप्स की होती है, हमने 5 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, अब यहां 7 टाइप की है of nitrogenous bases in mRNA and there are, हमारे में 20 अमाइनो एसिड्स हैं, बट यहां 2500 अमाइनो एसिड्स हैं। डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, सो यू हैव टू फाइंड आउट। नंबर 1 हमें पता करना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन कोडॉन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन कोडॉन, मतलब हमें n पता करना है, ये नहीं पता हमें। फर्स्ट पिछले क्वेश्चन में तो पता था कि एक कोडॉन में 2 बेसेस हैं, तो सिंपल था, टाइप ऑफ कोडॉन निकालना था, 5 to the power n, 5 to the power 2, 5 5 is 25। बट यहां कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहां क्या दिया हुआ है, 7, जैसे हमारे में क्या था, यहां देखिए 4 टाइप की, यहां 7 टाइप की है, सो 7 टाइप की। ये n हमें नहीं पता, वी डोंट नो, बट ये किसके लिए कोड कर रही हैं? पहले तो हमें पॉसिबल कोडॉन्स पता, हम निकाल लेंगे पॉसिबल कोडॉन्स, और फिर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब अगर सपोज कि ये N1 है, हमें नहीं पता, तो 7 टाइप के कोडॉन्स पॉसिबल है और उससे 7 अमाइनो एसिड्स बनेंगे, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर तो 2500 अमाइनो एसिड्स हैं, तो n इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, सिंगलेट कोडॉन नहीं हो सकता। सेकेंड सिचुएशन, 7 to the power 2, अगर हर कोडॉन में 2 बेसेस हैं तो आंसर होगा 7 into 7, दैट मींस 49 टाइप के कोडॉन्स होंगे, और 49 टाइप के कोडॉन्स, 49 टाइप ज्यादा से ज्यादा, अगर हर एक कोडॉन एक के लिए कर रहा है स्पेसिफिसिटी, तो भी 2500 तो नहीं बन सकते। अब अगर 3 ट्रिपलेट है, 7 into 7 into 7 कितना हो गया, 7 9s are 63 का कैरी 6, 7 4s are 28 and 6 34। ज्यादा से ज्यादा कितने अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, 343, बट ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 to the power 4, यानी दिस मल्टीप्लाई करो, 7 3s are 21 का कैरी 2, 7 4s are 28 30, 0 का कैरी 3, 7 3s are 21 24। इतने कोडॉन्स बन रहे हैं, तो अमीनो एसिड्स भी ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे, इतने दिए, कितने 2500, तो ये कोडॉन्स भी सफिशिएंट नहीं है। अगर मान लीजिए हर कोडॉन 5 बेसिस का बना है, तो कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, दिस करिए मल्टीप्लाई, 7 1s are 7, 7 4s are 28 कैरी 2, 7 2s are 14, दिस इतने कोडॉन्स बनेंगे, these many codons possible, और इतने कोडॉन सफिशिएंट है 2500 अमाइनो एसिड्स के लिए, सफिशिएंट, क्योंकि ये तो बहुत सारे और भी बना सकते हैं, इतनों के लिए तो है ही सफिशिएंट। जैसे हमारे में क्या होता है, ये 64 होता है और 20 के लिए सफिशिएंट होता है 2500 अमाइनो एसिड। सो यहां पर n की वैल्यू क्या है, अब हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर n इज इक्वल टू 5, यानी ईच कोडॉन हैज 5 नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ना पूछकर वो आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं
नंबर ऑफ कोडॉन्स पॉसिबल। अब तो आंसर आप ऑलरेडी एक्चुअली निकाल चुके हो, ये रहा इसका आंसर 16807। बट अगर एग्जाम में सपोज ये पूछ लिया, आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आप n नहीं निकालेंगे। सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा n क्या है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे तभी आएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं आप। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वील डिस्कस मोर इन द डिस्कशन क्लास, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ध्यान रखिएगा कि जो बेस है वो है कितने तरह की, टाइप ऑफ बेसिस इन mRNA, और n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ बेसिस इन वन कोडॉन, और इससे निकलते हैं पॉसिबल कोडॉन्स, और उसको फिर हम जज कर सकते हैं कितने अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस एंड देन वील सॉल्व वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन। प्लीज नोट दिस। स्टूडेंट्स आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसे अच्छे से समझने के लिए। लेट्स सी, यहां पर एक mRNA का स्ट्रैंड दिया हुआ है और उसकी सीक्वेंस दिया, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने उसे ऑलरेडी लिख दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमा स्पेस कुछ भी नहीं होता है, समझने के लिए थोड़ा दूर दूर लिखा है। क्वेश्चन ये है कि इस सीक्वेंस ऑफ mRNA से जो प्रोटीन बनेगा उसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे। अब जनरली हम क्या गलती करते हैं, आप मैं सब 1 2 3 4 5 6 7 8 खटाक से, ज्यादातर ए ऑप्शन 8 होता है। इसको देखिए, ये उल्लू आया है, ये स्टॉप कोडॉन है, ये कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाएगा, यहां आकर रुक जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर इज 7। व्हाई? बिकॉज 8th कोडॉन इज स्टॉप कोडॉन। हाँ, अगर मैं स्टॉप कोडॉन की जगह या कोई भी और कोडॉन लगा दूं 3 स्टॉप के अलावा, तो आपका आंसर 8 हो जाता। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हमेशा लास्ट वाला कोडॉन चेक कर लो एक बार कि स्टॉप कोडॉन तो नहीं है। इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। मान लीजिए कि 15th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन बेस है, इफ एट 15th, या ऐसे लिखते हैं, इफ 15th नाइट्रोजन बेस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय और म्यूटेटेड बाय guanine, then again how many amino acids in protein formed, एक तो ये पता करना है, अभी चेक करते हैं। और सेकेंड, इसी का सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन चेक करते हैं, कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो 15th नाइट्रोजन बेस को काउंट करिए। 15th 3 6 9 12 13 14 15, ये वाली किससे चेंज होकर दिए इसको, जी से। ठीक है, यानी इस सीक्वेंस में अब यहां पर UAG आ गया है बजाय UAC के। कैसा म्यूटेशन है, पहले तो ये बताइए, ये फ्रेम शिफ्ट है या सब्स्टिट्यूशन है? ये सब्स्टिट्यूशन है, पूरा फ्रेम थोड़ी शिफ्ट हो रहा है। फ्रेम शिफ्ट में तो ऐड या डिलीट होता है, यहां तो चेंज हो रही है, रिप्लेस हो रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? नाउ ये भी दो तरह के थे, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन। बताइए, सी जी से रिप्लेस हो रही है। सी साइटोसिन एक पिरामिडीन है, जी ग्वेनाइन एक प्यूरिन है, पिरामिडीन रिप्लेस हो रही है प्यूरिन से। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन। क्लियर? अब बताइए, ये मिस सेंस टाइप का एग्जाम्पल है, सेम सेंस साइलेंट का एग्जाम्पल है, या नॉन सेंस का एग्जाम्पल है। यहां पर यूएजी बन गया, उल्लू आया गया, ये तो एक स्टॉप कोडॉन बन गया, और स्टॉप कोडॉन जब बनता है तो कैसा म्यूटेशन होता है, नॉन सेंस म्यूटेशन। राइट? तो ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, पॉइंट का एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है, और नॉनसेंस का एग्जाम्पल है। राइट? कोई भी एक पार्ट पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन दे दें और इस तरह से 4 ऑप्शंस दे दें और सिर्फ यही वाला पोर्शन पूछें। एनीवेज,
अब कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे चेक करते हैं। देखिए क्या हुआ यहां पर, ये तो बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, 4 तो बनेंगे, पर यहां पर स्टॉप कोडॉन आ गया स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है अब आगे अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस बंद हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। यही तो पढ़ा था नॉनसेंस म्यूटेशन में। तो यानी सिर्फ ये 4 बनेंगे, अब ये सब बनेंगे ही नहीं आगे, ये तो कुछ बनाता ही नहीं और आगे भी नहीं बनेंगे। सो आंसर विल बी 4 अमाइनो एसिड्स। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप आफ्टर स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन भी नहीं बनाता तो सिर्फ 4 ही बनेंगे। तो अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन बन रहा था जिसमें 7 अमाइनो एसिड्स थे, और अगर ये म्यूटेशन इस तरह का ये पॉइंट वाला म्यूटेशन हुआ है तो अब सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन बन रहा है। सो डेफिनेटली प्रोटीन चेंज्ड है और डेफिनेटली इससे कोई डिजीज भी हो सकती है, ये लीथल हार्मफुल भी हो सकता है। म्यूटेशंस आर मोस्टली हार्मफुल, राइट? सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में जीन म्यूटेशन को समझा, हमने वॉबल हाइपोथेसिस को समझा। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो अगली क्लास तक टीआरएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से रिवाइज कर आना। जब हमने आरएनए पढ़े थे तो मैंने 3 बताए थे आपको, उसे अच्छे से रिवाइज कर आइएगा क्योंकि टीआरएनए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑफ कोर्स आरआरएनए एमआरएनए तो इन्वॉल्व होते ही हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, बट जस्ट रिवाइज दैट क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।